वेलकम टू एग्जाम मोहल्ला। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान के टॉप मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपकी परीक्षा के लिए ये प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी हुई है तो इन 25 प्रश्नों का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके सभी प्रश्न सही हो रहे हैं तो समझ लीजिएगा कि पॉलिटी में आपकी अच्छी तैयारी है। अगर नहीं हो रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आपको काफ़ी मदद मिलेगी। हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न उठाए हुए हैं लुसेंट से और प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं से, चाहे सीजीएल के पेपर हो गया, सीएचएसएल हो गया, इन सभी जगह से उठाए हुए हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। संसद में जो है जब गतिरोध उत्पन्न होता है, कोई भी जो है प्रस्ताव है या फिर कोई भी बिल है, जब उसमें सहमति नहीं बैठती है दोनों सदनों में, तब जो है उस समय राष्ट्रपति को संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है। लेकिन प्रश्न पूछ रहा है कि उसकी अध्यक्षता कौन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और इसे बुलाता कौन है, राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, बात करें इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद की, तो कि संयुक्त अधिवेशन की बारे में जो है किस आर्टिकल में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 108 में बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है फ्रेंड्स, डायरेक्टली परीक्षा में पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के विषय में बताया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज के विषय में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में जो है पंचायती राज के विषय में बताया गया है। और इसे जो है भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, 73वां जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, 1992 में हुआ था, जिसके तहत जो है पंचायती राज को भाग 9 में जोड़ा गया। और एक अनुसूची भी जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची, तो ध्यान रखिएगा 11वीं अनुसूची। ठीक है, मूल संविधान में हमारे 8 अनुसूचियां थी, बाकी वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। तो जो 4 अनुसूचियां हैं वह संशोधन के तहत जोड़ी गई हैं। तो 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी, 1992 में जोड़ी गई थी। हम आगे बाकी अनुसूचियों के बारे में देखेंगे कि उनको कब ऐड किया गया था। तो ध्यान रखिएगा, 11वीं अनुसूची किसके बारे में बताया गया है, पंचायती राज के बारे में, और कौन से भाग में है, तो भाग 9 में। ठीक है, बात करें पंचायती राज से संबंधित अनुच्छेद की, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 243 बी में जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज के बारे में बताया गया है। ठीक है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 243 जो है पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। दल बदल विरोधी कानून से संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है। ठीक है, दल बदल विरोधी कानून यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ से संबंधित कौन सा जो है संशोधन है, तो ध्यान रखिएगा 1985 में यह संशोधन हुआ था। 18 मार्च 1985 को 1985 को यह संशोधन हुआ था। कौन सा संशोधन था, 52वां संशोधन था। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 52वां संविधान संशोधन था। इसके अंतर्गत जो है 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। हमने आपको 11वीं बताया 1992 में जोड़ी गई थी, 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, उस समय और किसकी सरकार थी, तो राजीव गांधी की सरकार थी। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है। दल बदल विरोधी कानून के समय किसकी सरकार थी, तो राजीव गांधी की सरकार थी। 1985 में संशोधन किया गया था 52वां, जिसके तहत जोड़ी गई थी। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज के लिए जो है कहाँ पे हमारे संविधान के किस भाग में जो है विशेष प्रावधान दिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भाग 3 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। जो जिन लोगों ने अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा वो समझ पाएंगे कि भाग 3 में कहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड्स, भाग 3 में हमें मौलिक अधिकारों के बारे में बताया गया है, और मौलिक अधिकारों में भी आर्टिकल 29 में जो है अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के बारे में बताया गया। ठीक है, तो वहाँ पे जो है अल्पसंख्यकों के बारे में विशेष प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, भाग 3 में और भाग 3 के आर्टिकल 29 में, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
किसी क्षेत्र को अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र घोषित करने का अधिकार किसको है? किसी क्षेत्र को या फिर किसी जाति को अनुसूचित जाति या जनजाति घोषित करने का अधिकार किसके पास है? तो ध्यान रखिएगा, यह जो है अधिकार आर्टिकल 241 के तहत जो है राष्ट्रपति को दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास यह अधिकार है कि वो किसी क्षेत्र को या किसी जाति को अनुसूचित जाति और जनजाति घोषित कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की सेवानिवृत्त आयु कितनी होती है? ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होते क्या हैं। तो ध्यान रखिएगा, इन्हें सीएजी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, इनके बारे में हमारे संविधान के आर्टिकल 148 में बताया गया है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में, ठीक, सीएजी को बताया गया है। बात करें इनकी सेवानिवृत्त आयु को, तो ध्यान रखिएगा जो है 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है, माफ कीजिएगा 6 वर्ष या 65 वर्ष, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो होता है सीएजी की जो है सेवानिवृत्त की आयु होती है नियुक्ति के बाद से 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष जो पहले हो जाए। ठीक है, तो वर्तमान में फ्रेंड्स भारत का कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कौन है? तो ध्यान रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी वर्तमान में जो है भारत के सीएजी हैं। आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 148 में इसका उल्लेख मिलता है, यह प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता है। ठीक है, भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? परामर्शदाता मुख्य विधि कौन होता है? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, बात करें इसे हिंदी में तो इसे कहते हैं भारत के महान्यायवादी। ठीक है, भारत के महान्यायवादी। ठीक है, अटॉर्नी जनरल किसे कहते हैं? भारत के महान्यायवादी को कहते हैं। इससे रिलेटेड आर्टिकल पूछ लिया जाता है कि महान्यायवादी का उल्लेख किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 76 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल 76 में जो है भारत के महान्यायवादी के बारे में बताया गया आर्टिकल 76 में। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो होते हैं यह कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। ठीक है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं, ठीक है, महान्यायवादी, वह कानूनी मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। बात करें वर्तमान में कौन है? तो आर वेंकट रमण जी हैं अटॉर्नी जनरल। इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, आर वेंकट रमण जी जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? यह भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहले जो थी वोटिंग की एज हमारी होती थी 21 वर्ष की होती थी। ठीक है, 21 वर्ष की जब हम हो जाते तो हम वोट दे सकते थे, लेकिन वर्तमान में यह उम्र 18 वर्ष है। ठीक है, तो यह पहले नहीं था। तो यह किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स 1998 में। ठीक है, 1988 में 1988 में जो है 61वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है, जिसके तहत जो है मतदान की आयु को घटा दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 61वां संविधान संशोधन था 1988 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान रखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? ठीक है, कोई भी राजनीतिक दल है या फिर राष्ट्रीय दल है या फिर प्रादेशिक दल है, उसको राजनीतिक दल के रूप में मान्यता कौन देता है? राष्ट्रीय दल के रूप में कौन मान्यता देता है? तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग जो है किसी भी दल को राष्ट्रीय दल या प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता देता है। ठीक है, वर्तमान में बात करें तो कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 8 जो है राष्ट्रीय पार्टियां हैं वर्तमान में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। भारत के किस एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र का अपना उच्च न्यायालय है? ठीक है, भारत में जो है टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, इनमें से एकमात्र एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। ठीक है, उच्च न्यायालय है, तो वह कौन है आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। ठीक है, दिल्ली एकमात्र ऐसा यूटी है जिसके पास हाई कोर्ट है, बाकी सब जो है अन्य हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जैसे पौंडीचेरी की बात करें फ्रेंड्स, तो पौंडीचेरी जो है यह मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, पौंडीचेरी जो है यह मद्रास हाई, इसके जो है केस पौंडीचेरी के मद्रास हाई कोर्ट में देखे जाते हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो यह केरल हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, केरल हाई कोर्ट के। और चंडीगढ़ की बात करें तो यह पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। ठीक है, तो एकमात्र दिल्ली ऐसा जो है केंद्र शासित प्रदेश है जिसका हाई कोर्ट है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति शासन जो है किस अनुच्छेद के तहत जो है लागू किया जाता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल से संबंधित जो है 3 आर्टिकल दिए हुए हैं, उन तीनों को आप ध्यान रखिएगा। पहला है आर्टिकल 352, ठीक है, वे बहुत ध्यान से सुनिएगा। आर्टिकल 352 में जो है राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया, यानी नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है। उसके बाद आता है 4 आर्टिकल और अब गैप 4 का गैप है, तो अब आएगा 356, ठीक है। उसके बाद 360, इनको याद करने की है ट्रिक है कि 4 का गैप इनमें जो है दिया गया है। 356 में हमने अभी बताया राष्ट्रपति शासन के बारे में बताया गया है, और 360 में बताया गया है वित्तीय आपातकाल के बारे में, यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगाई गई है। ठीक है, यानी 360 ऐसा आर्टिकल है जिसका अभी तक यूज नहीं किया गया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान के 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियाँ हैं फ्रेंड्स, जिसमें से 8वीं अनुसूची में संविधान में जो है भाषाओं को दिया गया है कि कौन सी जो है राष्ट्रीय भाषाएं हैं। ठीक है, तो संविधान में भाषाओं का उल्लेख किया गया है कि संविधान में टोटल कितनी भाषाएं रखी गई हैं, 22 भाषाएं रखी गई हैं। ठीक है, संविधान में कुल 22 भाषाएं हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, उर्दू है, नेपाली है, कोंकणी है, लेकिन भोजपुरी को जो है 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, भोजपुरी को 8वीं अनुसूची में नहीं रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां, ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, संघीय संसद को। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार को जो है अवशिष्ट शक्तियां सौंपी गई हैं। बात करें अवशिष्ट शक्तियों की, तो इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 248 में मिलता है। ठीक है, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि किस अनुच्छेद में जो है अवशिष्ट शक्तियों के बारे में बताया गया है। तो अनुच्छेद 248 में बताया गया है। और एक प्रश्न और पूछता है कि अवशिष्ट शक्तियां किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ध्यान रखिएगा, कनाडा के संविधान से। ठीक है, कनाडा के संविधान से जो है भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? किस अनुसूची में जो है संविधान में जो संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची है, इनके बारे में बताया गया है? तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 7वीं अनुसूची। ठीक है, 7वीं जो हमारा शेड्यूल है उसमें जो है तीनों सूचियों के बारे में बताया गया है। और इसके अंतर्गत संघ सूची में कुल जो है ध्यान रखिएगा 100 विषय दिए गए हैं। ठीक है, संघ सूची में 100 विषय वर्तमान में है, राज्य सूची में कुल 61 विषय हैं वर्तमान में, और समवर्ती सूची में कुल 52 विषय हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यह सभी सब्जेक्ट वर्तमान में है, संशोधन हो के जो है इतने बने हुए हैं, पहले इन मूल संविधान में इतने नहीं थे, तो हम वर्तमान का बताए हैं, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। भारत की निर्वाचन पद्धति निम्न में से किस देश से ली गई है, या फिर किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है? भारत में जो निर्वाचन का सिस्टम है, निर्वाचन पद्धति है, वह ब्रिटेन के जो है संविधान से, ठीक है, मिलती जुलती है, अनुरूप है। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, भारत की निर्वाचन पद्धति ब्रिटेन के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया था? पहले जो था बस केवल निर्वाचन आयुक्त ही एक होते थे, लेकिन जो है 1989 से, ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, 1989 से जो है एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसके बाद उनके लिए 2 निर्वाचन आयुक्त और होंगे। ठीक है, उनकी सहायता के लिए। ठीक है, तो यह कब किया गया था जो है? तो यह 1989 में किया गया था। बात करें वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो कौन है? ध्यान रखिएगा, राजीव कुमार जी हैं। ठीक है, राजीव कुमार जी जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, और बाकी 2 आयुक्त कौन कौन है? एक तो सुशील चंद्रा जी हैं, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, सुशील चंद्रा जी एक हैं, और एक ज्ञानेश जी हैं। ठीक है, एक ज्ञानेश जी हैं, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 1989 में जो है यह प्रावधान लाया गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार गठन किया गया था? किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो ध्यान रखिएगा, जो है सरकारीय आयोग की सिफारिश पर। ठीक है, आयोग ध्यान रखिएगा, सरकारीय आयोग इंपॉर्टेंट है, यह पूछा गया है,
सरकारीय आयोग की सिफारिश पर जो है, ठीक है, 1990 में, कब 1990 में जो है, उस समय जो है वीपी सिंह जो है भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो वीपी सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था सरकारीय आयोग की सिफारिश पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री होगा वह देश के वह अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष होता है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्य विधानसभा का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राज्य में जो विधानसभाएं हैं उनका गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आर्टिकल 168 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 168 के तहत जो है विधानसभाओं के गठन के बारे में बताया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं। राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन सा होता है। जिस प्रकार जो है लोकसभा और राज्यसभा है, तो राज्यसभा को ऊपरी सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, तो उसी प्रकार राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कौन होता है, ध्यान रखिएगा विधान परिषद। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विधान परिषद को जो है राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है राज्यपाल करता है, आप सबको पता होगा। तो बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में इसका प्रावधान दिया गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तो आर्टिकल 164 में दिया गया। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 164 में यह बात कही गई है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। कई बार परीक्षा में पूछा गया है। केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, तो ध्यान रखिएगा केंद्र सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। ठीक उसी प्रकार राज्य सरकार का कौन होता है, राज्यपाल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल जो होते हैं राज्य सरकार के कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य का अपना स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स नागालैंड का। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नागालैंड का जो है स्वयं का उच्च न्यायालय नहीं है, यह जो है गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। न ही सिर्फ नागालैंड बल्कि मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आते हैं। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, यह जो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर सर्वाधिक लंबी अवधि तक कौन पदस्थ रहा। ठीक है, वह सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है जो सबसे अधिक समय तक जो है इस पद पर रहे। हीरालाल जे कानिया, जो कि जो है पहले थे, इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा, यह जो है पहले CJI थे, ठीक है, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। उसके बाद जो है तो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा DYV चंद्रचूड़, ठीक है, YV चंद्रचूड़ जो वर्तमान में हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, DY चंद्रचूड़ उनके पिता थे। यह जो है 1978 से 1978 से लेके 1985 तक, यानी कि कुल 16 साल, ठीक है, ध्यान रखिएगा 17 साल होगा कुल, टोटल 17 साल जो है यह भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहे थे। ठीक है, तो कौन थे, YV चंद्रचूड़। इनका पूरा नाम पूछे तो ध्यान रखिएगा यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ थे। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ जो है सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर बने रहे थे, कुल 17 साल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं। भारत के संविधान में मूलभूत अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स प्रश्न पूछा जा रहा है। फंडामेंटल राइट्स जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा USA के संविधान से हमारे देश में मौलिक अधिकारों को लिया गया। ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बात करें मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं, रसिया के संविधान से लिए गए हैं। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य रसिया के संविधान से और मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। संविधान सभा की स्थापना कब की गई, तो ध्यान रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो है दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक की जाती है। यह भी प्रश्न पूछा जाता है कहाँ पे हुई थी, तो दिल्ली में हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, यह भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा जी जो है पहले अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो इस प्रकार ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स
25 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। आप कमेंट करके हमें बताइएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हुए और वीडियो आपको कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।